देख रहे हैं CNBC आवाज। फोकस, आइडिएट, इनोवेट, इनेबल। CNBC आवाज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले आरएवी ग्रुप के CMD विक्रम सिसोदिया जी से। आरएवी ग्रुप न सिर्फ रियल एस्टेट में अपना नाम कर रहा है, बल्कि ई कॉमर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सप्लाई और फैशन ज्वेलरी के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बना रहा है। इनके सफर के बारे में जानने से पहले आइए आपको दिखाते हैं आरएवी ग्रुप की एक झलक। रियल एस्टेट की दुनिया का उभरता हुआ नाम RAV ग्लोबल सॉल्यूशंस आज अपने खास प्रोजेक्ट्स और अलग सोच के लिए जाना जा रहा है। RAV ग्रुप का नाम आज न सिर्फ रियल एस्टेट की दुनिया में बल्कि ई कॉमर्स, ऑर्गेनिक्स, कंस्ट्रक्शन, अपने लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए भी लोगों की जुबान पर है। 2012 में इसकी स्थापना के बाद से इसे खास थीम के साथ कंपनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। एक ऐसा सेवा आधारित मॉडल जो रियल एस्टेट की दुनिया में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था। कंपनी को एक नया मोड़ देने के लक्ष्य से 1991 में RAV ग्रुप के CMD विक्रम सिसोदिया जी ने अपने सफर की शुरुआत की। चुनौतियों से भरा इनका ये सफर न सिर्फ कंपनी के लिए शोहरत लाया, बल्कि आज वेलनेस और लग्जरी की दुनिया में भी अपना नाम कमा रहा है। हालांकि कंपनी शुरुआती दिनों से अब तक एक लंबा सफर तय कर चुकी है, पर एक चीज जो अब तक नहीं बदली और वो है इसके मूल्य, जिसने इन्हें विश्वास जीतने और पूरे भारत में ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाने में मदद की है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज स्पॉटलाइट में। आरएवी ग्रुप आज बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सफर की और दरअसल इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई। प्रीति जी, अगर शुरुआत की बात करें तो स्पेशली मेरे करियर की शुरुआत 1991 में हुई। एक छोटी सी सेल्स एग्जीक्यूटिव की 800 रुपए सैलरी की नौकरी से 8 महीने बमुश्किल नौकरी की, लेकिन शायद कह सकता हूं कि नौकरी के लिए नहीं बना था। नौकरी ड्रॉप की, देन आई प्लान फॉर माय बिजनेस। पैसा नहीं था, बैकग्राउंड लोअर बैकग्राउंड से आता हूं मैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय थे, फाइनेंस नहीं था, तो कुछ 10,000 रुपए दोस्तों से, 5,000 रुपए पापा से लेके और एक छोटा सा PCO मैंने मेरे दोस्त के मकान के बाहर के हिस्से, जो 4x6 की एक छोटी सी शॉप बना के उसमें शुरू किया। इस तरीके से इस जर्नी की शुरुआत हुई और देन धीरे धीरे करके मुझे ध्यान है अच्छे से कि बचपन से मैं बहुत महत्वाकांक्षी रहा, तो ये जर्नी PCO की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से ये तब्दील होती चली गई। बट सेम टाइम आप सब लोग जानते होंगे मोबाइल क्रांति 93 से 95 के बीच में, उस टाइम को मोबाइल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में पेजिंग और मोबाइल कम्युनिकेशन का आगमन हुआ और हमारा PCO का जो बिजनेस था वो एक तरीके से धीरे धीरे करके स्लो डाउन पड़ने लगा। Then I started to sell as a dealer, pagers, mobiles, SIM cards, connections. बट जर्नी यहाँ नहीं रुकी, तो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन के बिजनेस में आया तो वहां भी मैंने केवल डीलरशिप नहीं ली, बल्कि अपने सब डीलर्स मैंने बनाने शुरू किए। और पहली बार अपने कैरियर में, ये बात है 95 से 98 के बीच में, मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपना होम टाउन छोड़ा, दूसरे सिटीज में, दूसरे स्टेट्स में जाके मैंने सेल्स का काम शुरू किया, अपने डीलर्स, सब डीलर्स बनाने शुरू किए। इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ी और बहुत सारी इस बीच में उठा पटक चली, बहुत सारे गलत फैसले लिए, बहुत सारे नुकसान हुए, कई बार करोड़ों करोड़ के नीचे आया। ये तो रही आपके शुरुआती सफर की कहानी, लेकिन अगर हम बात करें 2012 से लेकर अब तक, तो अब आप आरएवी ग्रुप को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? 2012 से अगर
एक तरीके से जर्नी की मैं बात करूं तो 2012 में मैंने जो शुरुआत की थी वो रियल एस्टेट से की थी। और मैं एक बहुत छोटी सी ब्रोकर फर्म के तौर पे, मैं रहने वाला दिल्ली एनसीआर का, लेकिन शुरुआत मैंने बिजनेस की लखनऊ से। तो लखनऊ यहाँ आके एक ब्रोकर फर्म के तौर पे, विदाउट कैपिटल, विदाउट कॉन्टैक्ट्स, विदाउट सो मच एक्सपीरियंस इन दिस लाइन, सो आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और आज मैं ये कह सकता हूं कि रियल एस्टेट में भी धीरे धीरे करके सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केवल प्लॉटिंग नहीं, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। प्लॉटिंग से हम विलास के कंस्ट्रक्शन में आए हैं, हम फ्लैट्स बना रहे हैं, और सबसे खास बात कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में आए हैं। इतना कुछ आपने बताया कि लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शुरुआत हुई? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां से आपने सबसे पहले शुरू किया कि ये शुरू करते हैं? सबसे पहले 2012-13 में रियल एस्टेट से ही स्टार्टिंग हुई। बजट प्लॉटिंग से हम लोगों ने शुरुआत की। देन वी जंप्ड इनटू कंस्ट्रक्शन। छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन, विलास, फ्लैट्स बनाने हम लोगों ने शुरू किए। और एक बहुत बड़ा बदलाव इस जर्नी में आया कोरोना टाइम में। 2020 में जब कोरोना समय चला, तो उस वक्त में हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व शायद अपने अपने घरों में कैद था, और वो समय था कुछ क्रिएटिव करने का। बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट में लगे हुए थे, बट मैंने जैसे बताया कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा एग्रेसिव, कहूंगा कि एम्बिशन वाला व्यक्ति रहा हूं। तो मुझे वो वक्त मिला कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। मैं योग में गया, मैंने स्पिरिचुअल फील्ड ज्वाइन किए, मैंने उस वक्त में ऑनलाइन बहुत सारी स्टडी की इन बीमारियों के ऊपर। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे भी ना केवल मेरे परिवार के लिए, मेरी अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए, सेहत के लिए, बल्कि देश और समाज के लिए भी कुछ मुझे प्रयास करने चाहिए। एंड वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग की और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने की। तो आई थिंक वहां से ही ई कॉमर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ई कॉमर्स उसके बाद ही जहन में आया कि जब हम खेत से, मिट्टी से शुरुआत कर रहे हैं, उस अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तो उसको रिटेल भी करें। तो आज मेरी मुहिम इस हद तक पहुंच चुकी है कि हम सॉइल से काम शुरू करते हैं और लोगों की प्लेट तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने सोचा, बहुत जरूरत है इसकी, आफ्टर कोरोना तो बहुत ही जरूरत है इसकी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो शुरुआत हुई थी वो इस वजह से भी हुई थी, मैंने एक थीम अपने दिमाग में बनाई थी कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इंसान को 10% या तो एक्सीडेंटल या एक्यूट क्रॉनिकल डिसीज में होनी चाहिए। जितने भी आज हॉस्पिटल्स में भीड़ है वो क्रॉनिकल डिसीज की कम है, लाइफस्टाइल डिसीज की ज्यादा है। और वो लाइफस्टाइल डिसीज किसी सप्लीमेंट से या मेडिसिन से दूर नहीं हो सकती, बल्कि वो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हो सकती हैं। और उस लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो फूड करता है। अगर हमारे फूड से केमिकल को हटा दिया जाए कंप्लीटली, तो आई बिलीव कि आपकी 90% जो चांसेस हैं हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तरफ जाने के, वो शायद बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम जानना चाहें कंपनी के बारे में और बहुत कुछ हमें पता चला है और हम जानना भी चाहते हैं आपसे कि आरवी ग्रुप एक बहुत ही उभरता हुआ नाम है, आपका विजन बहुत बड़ा है, इसके पीछे की जो सोच है वो क्या है, क्या सपना देखा है आपने? जैसे प्रीति मैंने कहा कि मैं रियल एस्टेट में शुरू जरूर बजट प्लॉटिंग से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके वो अंदर की जो इंस्टिक्ट है, आई हैव बीन ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो थकना तो है ही नहीं। तो क्रिएटिव आइडियाज आते चले गए रियल एस्टेट के क्षेत्र में, और मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ जो कॉमर्शियल कॉन्सेप्चुअल ड्रीम एक कंसीव किया था रिजॉर्ट्स को लेके और फूड कोर्ट्स को लेके, उनको भी मैंने मर्ज कर दिया ऑर्गेनिक थीम के साथ में। एंड नाउ आई कैन शेयर विद यू कि ये एक ऐसा रिजॉर्ट और फूड कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आने वाले 5 से 10 सालों में इंडियन मार्केट में लेके आ रहा हूं, जिसकी शुरुआत हम लोग पहले प्रोजेक्ट द रिवर कासल के रूप में नैमिषारण्य से कर भी चुके हैं। उसका फर्स्ट फेज हम रेरा अप्रूव्ड करा चुके हैं, और आई थिंक इट विल चेंज द डायरेक्शन
ऑफ थिंकिंग पीपल के रिजॉर्ट सिर्फ और सिर्फ लग्जरी के लिए या आराम के लिए, हॉलिडे के लिए होते हैं। हाँ जी, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ये सफर यूं ही जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आरवी ग्रुप के सीएमडी विक्रम सिसोदिया जी। वेलकम बैक। शो में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आरवी ग्रुप के सीएमडी विक्रम सिसोदिया जी। चलिए उनसे जानते हैं आगे के सफर की कहानी। ब्रेक के पहले आप हमें बता रहे थे आपके ड्रीम प्रोजेक्ट द रिवर कैसल के बारे में। हम इसे एक हार्ड एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और वेलनेस सेंटर की तरह देख रहे हैं, लेकिन आपका मानना इससे कहीं ज्यादा है। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है कि द रिवर कैसल एक सिंपल रिजॉर्ट अगर कोई ले रहा है तो वो मेरे कॉन्सेप्ट की, मेरे थॉट की, मेरे विजन की एक तरीके से अंडर एस्टिमेशन होगी। इसलिए ये मैं दावा कर रहा हूं कि इसमें कई सारी चीजों को हमने इसमें कंबाइंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए रिजॉर्ट प्रॉपर्टी, सो दिस वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट, नॉट ओनली ऑफ द इंडिया बट वर्ल्ड्स फाइनेस्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट फेज ही अगर मैं इसकी बात करूं तो 112 स्वीट कॉटेजेस का ये फर्स्ट फेज है, जिसमें 40 ऑल वेदर इंडिपेंडेंट पूल्स हैं। एंड देन एक ग्रैंड पूल है जिसका साइज 4 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर है। तो बहुत कुछ इस रिजॉर्ट के, इवन जो बजट फेज है, जो मेरा फर्स्ट फेज है रेरा अप्रूव्ड, उसी में ऐसा कुछ है कि जो रिजॉर्ट की परिभाषाओं में जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनमें भी अल्टीमेट जो फाइनेस्ट प्रॉपर्टी है उनमें से एक होगा। लेकिन ये केवल, जैसे मैंने कहा, रिजॉर्ट नहीं है, ये एक वेलनेस सेंटर है। हाँ, कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगी इसकी। और एक शब्द वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो वेलनेस को लोगों ने फिजिकल फिटनेस से केवल जोड़ लिया है। मेरे मायने वेलनेस में है कि जैसे हमारा टैग लाइन है, द रिवर कैसल का टैग लाइन है रेंडेवू विद बॉडी, माइंड एंड सोल। रेंडेवू एक फ्रेंच वर्ड है, अ सीक्रेट मीटिंग विद हुम, विद बॉडी, माइंड एंड सोल। तो अभी तक जो वेलनेस है वो बॉडी तक है, ज्यादा से ज्यादा आप सुकून के लिए पहुंच जाते हो, यानी माइंड तक पहुंच जाते हो। बट व्हाट्स अबाउट सोल? सोल के लिए आप आश्रम ढूंढते हो या हिमालय के कंदराएं ढूंढते हो, ठीक है ना। सो मेरा विजन है कि हम इन सबको कंबाइंड करके हम प्रकृति के तरफ भी चलेंगे, साथ में लग्जरी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी वेलनेस के लिए तीनों एस्पेक्ट, आपका फिजिक यानी बॉडी, आपका मन माइंड, एंड द अल्टीमेट गोल किसी भी ह्यूमन बीइंग का होता है सोल, यानी खुद को पहचानना। उसमें भी वो प्रकृति, वो एनवायरमेंट आपको मदद कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्म को इसके साथ हमने क्लब किया है और इसमें मेरी मदद की है इस लोकेशन ने, स्पेशली नैमिषारण्य ने। तो नैमिषारण्य और आध्यात्म से जोड़कर आप इसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आपने बताया कि कई फेजेस में ये काम चल रहा है, उन फेजेस के बारे में हमें कुछ बताइए। सो मैंने अपने बजट के हिसाब से इसको 3 फेजेस में बांटा है। फर्स्ट फेजेस में हम 23.43 एकड़ लैंड लेके चले हैं, जिसमें 112 कॉटेजेस, एक शांत चित्त के नाम से स्पा है, जो देश के सबसे विशालतम स्पाज में से एक स्पा होगा, जो करीब 44,000 स्क्वायर फीट में है। दुनिया के सबसे विशालतम स्विमिंग पूल में से एक ग्रैंड पूल, पब्लिक पूल है इसमें। इंडिया का बिगेस्ट मल्टी कजीन रेस्टोरेंट इसमें भोज पैलेस के नाम से इसी फेज के अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं, जो 700+ सीट्स का रेस्टोरेंट है। और ऐसी ही बहुत सारी बैंक्वेट, असेंबली एरियाज, किड्स जोन, इंडोर आउटडोर गेम्स इस फर्स्ट फेज में भी शामिल हैं। सेकेंड फेज में हम इससे आगे की लग्जरी की बात करेंगे, इससे आगे की एडवेंचर्स की बात करेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी अप्रूव नहीं है, सो आई कैन नॉट डिटेल, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। बहुत कुछ आपने बताया। अगर निवेशकों के नजरिए से बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे निवेशकों से? वो क्यों आकर्षित हों इस प्रोजेक्ट की तरफ, और कहाँ आप इसे रियल एस्टेट में किस तरह आप इसे एक अनपैलर्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं? अगर हम निवेशकों की बात करें
तो हम अपने निवेशकों को यहाँ बहुत छोटे से बजट से, जहां हम अपने भोज पैलेस जैसे इंटरनेशनल लेवल के मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में लोगों को शेयरिंग दे रहे हैं एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके, वहीं हम बड़े इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम अपने ऑपरेशंस हम करेंगे और उनके निवेश के अगेंस्ट में उनको लाइफ टाइम रेवेन्यू शेयर उनको दे रहे हैं. सो इन दैट वे आई कैन क्लेम कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इन्वेस्टर. अच्छा, अगर बात करें आपके प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट किस मामले में दूसरे प्रोजेक्ट से, जो और भी मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे डिफरेंट है? क्या खासियत है इसकी? मेरा विजन है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पे आप जल, भूमि और आकाश तीनों तरीके से कनेक्ट होंगे यहां पे, और इसमें हमारी मदद हमारे प्रदेश की सरकार भी कर रही है. मैंने विजन 6 साल पहले, 7 साल पहले लिया कि मैं एयर कनेक्ट दूंगा, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे इस डिसीजन के बाद अब हमारी योगी जी की सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दी है. तो ये लोकेशन तीनों तरीके से कनेक्टेड है. नंबर 1, यानी ट्रांसपोर्टेशन की वर्ल्ड वाइड से कहीं कोई दिक्कत नहीं है. धार्मिक जगह है, पौराणिक जगह है, आध्यात्म के लिए, मेडिटेशंस के लिए, साधनाओं के लिए जानी जाने वाली इस शायद पृथ्वी पे सबसे ज्यादा लोगों ने अगर कोई मेडिटेशन साधना की है, तो ऋषियों का अगर कहीं कोई इतिहास इकट्ठा है तो इस जगह पे है. और जैसे मैंने कहा कि इसके साथ साथ हम आध्यात्म के लिए बात नहीं करेंगे, हम एडवेंचर्स की बात करेंगे. मैं एक ऐसे गेम जोन की यहां पे प्लानिंग कर रहा हूं जो अभी तक देश में जितने भी गेम जोन हैं उनमें से शायद वन ऑफ द बेस्ट होगा. तो एक ही जगह पे इतनी सारी सब चीजें आपको मिल पा रही हैं, हर एंगल से आप हॉलिडे को एंजॉय कर पाएंगे. सो इन दैट वे आई कैन फील के इट विल मेक ए डिफरेंस. इतना कुछ जानने के बाद एक छोटी सी जिज्ञासा मन में जागी है कि इसकी इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली? इतना कुछ सोचने का जो नजरिया है आपका, इस कॉन्सेप्ट की जो इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन मैं कहूंगा कि एक दिन की इंस्पिरेशन नहीं है, एक दिन की प्लानिंग नहीं है. बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इस ड्रीम को जिया हूं. 7 साल लगे हैं मुझे अप्रूवल्स तक पहुंचने में. ड्राइंग्स लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार ड्राइंग्स हम लोगों ने, हमारी आर्किटेक्ट टीम ने चेंज की हैं, कॉन्सेप्ट चेंज किए हैं. तो इट्स नॉट ए डे एंड नाइट जॉब. और आज जो दिखाई दे रहा है ये सालों का बदला हुआ रूप है. धीरे धीरे करके एक सिंपल से रिजॉर्ट की प्लानिंग थी, फिर उसमें वेलनेस जुड़ा, फिर उसमें स्पिरिचुअलिज्म आया, देन एडवेंचर आया. तो नहीं कहूंगा कि किसी एक जगह से इंस्पायर्ड हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों से, बहुत सारी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज से इंस्पिरेशन लेके बस इकट्ठा हुआ है. अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने हमें बहुत कुछ बताया. एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि द रिवर कैसल में अपना खुद का असेट होना एक स्टेटस सिंबल की बात मानी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यहां पे एज इट इज इस सवाल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल होगा तो शायद ये मेरी गुस्ताखी होगी. बट ये हो सकता है, उसकी एक वजह है. आपको हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से कि दुबई वॉज नॉट द प्लेस टू लिव लाइफ इन बेटर वे, बट वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, डेवलपमेंट की मदद से दुबई को आज विश्व भर का आकर्षण का केंद्र वहां के निवेशकों ने बना दिया. तो मेरा विजन भी सिंपल ऐसा है. तो विद अ प्रॉपर हम्बलनेस मैं ये कह सकता हूं कि शायद किसी भी बड़े से बड़े निवेशक के लिए ये एक प्राइड का मोमेंट हो सकता है कि वो यहां पे कुछ शेयर ओन करें या कोई प्रॉपर्टी ओन करें. तो मेरा बिलीफ है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड्स फाइनेस्ट प्रॉपर्टी, सो आई वेलकम ऑल माई वेल विशर्स एंड एवरी सिटीजन एंड आउट ऑफ द कंट्री इवन, कि वो यहां आए, आपको निराशा नहीं होगी, आपको फक्र होगा कि आपने एक वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टी में निवेश किया है, और शायद ये आपके स्टेटस में भी एड ऑन हो सके. इतना कुछ आपने बताया है कि मन बहुत उत्सुक हो गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, आने वाले समय में और क्या सोच रहे हैं आप? कुछ और प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? देखिए, मैं एक प्राइमरीली रियल एस्टेट कंपनी हूं, तो इसलिए डेफिनेटली प्रोजेक्ट तो बहुत आएंगे.
लेकिन सबसे ज्यादा मेरा जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो द रिवर कैसल ही है, और ये एक पहली यूनिट है. इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ चैन. तो मेरी और बहुत सारी लोकेशंस पे जमीनें देखने की प्लानिंग चल रही है. सो आने वाले वक्त में लगभग 10 सालों में हम लोग 40 to 50 इस तरह के रिजॉर्ट्स अलग अलग सेम कॉन्सेप्ट पे सेम विजन में बेटरमेंट के साथ में लाने की प्लानिंग है. और साथ के साथ ऑर्गेनिक खास बात यह है कि चाहे हमारे रिजॉर्ट हों या हम हाईवे फूड कोर्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं, वो फूड कोर्ट्स हों, इन सभी प्रॉपर्टीज में ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन रहेगा. ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी ऑर्गेनिक किचन से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बैक्ड होंगी. सर, आपने हमें आपके सफर के बारे में और आपके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ बताया. आशा करते हैं आपका ये प्रोजेक्ट ऐसे ही सक्सेसफुल रहे और आप आगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते रहें. थैंक यू प्रीति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. ये थी हमारी खास पेशकश स्पॉटलाइट में. अब हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. Focus, ideate, innovate, enable.